वीवीएम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। क्लास 11th का जो है हम लोग है सखी वे मुझसे कहा कर जाते कविता का आज व्याख्या करेंगे। तो इसमें देखिए मैं लिखित व्याख्या किया हूँ, लिख दिया हूँ, उसके बाद व्याख्या किया हूँ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें जो कवि जो है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता में देखिए मैथिली शरण गुप्त जी है। कवि परिचय के बारे में थोड़ा जान लेंगे। देखिए मुख्य मुख्य बातें हम लोग इसमें जानेंगे। जैसे कि पहला जो मुख्य बातें हैं वो देखिए कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पे हुआ था। ये देखिए उनका जन्म जो हुआ था झांसी झांसी आ, झांसी में 15 अगस्त सन 1866 ईस्वी में हुआ था। तो ठीक है, मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। पवित्रता, नैतिकता और परंपरा, मानवीय संबंधों का रक्षा आदि मैथिली शरण गुप्त के रचना गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हुए करते हैं। तो देखिए मतलब मैथिली शरण गुप्त के बारे में यहाँ पे दिया है। तो उसके बाद देखिए हम लोग मुख्य बातों पे चलते हैं। तो इसका बात करें तो गुप्त जी जो थे कीर्ति भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सब बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुए थे। मतलब कि जब भारत स्वतंत्रता संग्राम मतलब कि हमारे देश जब आज़ाद हो रहे थे तो उस समय इनकी रचना जो थी बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुए थे। देखिए इसी कारण महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे आता है कि राष्ट्र कवि, तो राष्ट्र कवि का उपाधि जो दिया था महात्मा गांधी जी ने दिए थे। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो इनको आ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान किसे दिया था, तो महात्मा गांधी ने। आज भी हम सब लोग उनकी जयंती को कवि दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता रामचरण गुप्त जी एक निष्ठावान, प्रसिद्ध राम भक्त और काव्य गुण गुप्त में सरस्वती समाहित विभिन्न पत्रिका में कविताएं लिखकर हिंदी की दुनिया में प्रवेश किया। मतलब कि हिंदी की दुनिया में प्रवेश इन्होंने किया था कविता कविता लिख करके। तो ठीक है, अब देखिए गुप्त जी सरस्वती साहित्य विभिन्न पत्रिका में कविताएं लिखकर हिंदी साहित्य की दुनिया में प्रवेश किया। 1909 ईस्वी में उनका पहला पहला खंड काव्य रंग में भंग इंडिया प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारतीय 1912 से 1913 ईस्वी के साथ उनकी राष्ट्रीयवादी कविताएं उन भारतीयों के बीच लोकप्रिय हो गई जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। मतलब जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, उसमें राष्ट्र वो कविताएं पढ़ते थे तो उनमें क्या राष्ट्रता की भावना जग जाती थी, ऐसे जगे हुए थे। तो उनमें क्या था, लोकप्रियता बढ़ गई, वो लोग बहुत ही इनकी कविताओं को पसंद करने लगे। ठीक है, उनकी इस पुस्तक में उन्हें राष्ट्रवादी कवि की पदवी प्राप्त की। उनकी अधिकांश कविताएं रामायण, महाभारत, बौद्ध कहानियां और प्रसिद्ध धार्मिक नेताओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमते। मतलब कि इनकी कविताओं का विशेषता था कि इनकी कविताएं जितनी होती थी वो क्या होती थी, महापुरुष के ही इर्द गिर्द घूमती थी। तो देखिए यहाँ पे है कि उनकी प्रसिद्ध कृति साकेत रामायण के लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के इर्द गिर्द घूमती है। जबकि उनकी दूसरी कृति यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए ये यशोधरा जो है इर्द गिर्द घूमती थी। इसमें जो है सखी वे कहा कर जाती थी, यशोधरा का ही इसमें बारे में बताया गया। जब गौतम बुद्ध चले गए थे तो वो अपने सखी से बात कर रही थी, तो उसी विषय में ये कविता है। उनकी कृतियों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य बोलता है। वह मानवतावादी, नैतिक
और सांस्कृतिक काव्य के विशिष्ट कवि थे। इनके 2 महाकाव्य, 20 खंड काव्य, 17 गीति काव्य, 4 नाटक और नीति नाट्य, 2 स्मरणात्मक गद्य कृतियां, 4 निराख्यानक निबंध और 18 अनुदित रचनाएं उपलब्ध है। मतलब ये प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद में देखिए इनका मैथिली शरण जी का देवास 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को चिरगांव में हुआ। इनके स्वर्णवास से हिंदी साहित्य को जो क्षति पहुंची, उनकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। देखिए ये तो था इसके जीवन परिचय। अब हम लोग कविता की ओर बढ़ेंगे। देखिए कविता का जो मूल बात है उसके ओर बढ़ेंगे। देखिए कविता की ओर बढ़ने से पहले कविता के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या कविता में विषय वस्तु है। मैथिली शरण गुप्त की कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते, यानी कि कहाँ कर जो हो गया का पृष्ठभूमि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि थे। उनकी कविता में राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक इतिहास से ओतप्रोत है। सखी वे मुझसे कहकर जाते उनकी ऐसी ही एक कविता है जो देशभक्ति और प्राकृतिक से ओतप्रोत है। इसमें क्या है, देशभक्ति और प्राकृतिक से देखिए कविता में संदेश क्या दिया गया है। यह कविता कवि की देश के प्रति गहरी निष्ठा को दर्शाता है। वह भारत की प्राकृतिक सुंदर और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व महसूस करते हैं। कविता में उन्होंने देश के प्राचीन गौरव को याद किया है और वर्तमान समय में उसकी स्थिति बनी रही है। कविता का मुख्य विषय देश प्रेम, प्राकृतिक अतीत का गौरव और वर्तमान की दुर्दशा है। मैथिली शरण गुप्त की कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते गौतम बुद्ध की पत्नी, मतलब यशोधरा जो थी, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की दृष्टि से लिखी गई। मतलब इसमें जो ये कविता लिखी गई है इसमें कवि का नहीं है बल्कि क्या है, यशोधरा की दृष्टि से लिखी गई है। यह कविता यशोधरा के स्वामिनी रूप को दर्शाती है। इस कविता में यशोधरा अपनी सखी से अपने प्यारे राजकुमार सिद्धार्थ के जाने की बातें पूछती है और यशोधरा को लगता है कि, देखिए उनको लग रहा था कि अगर वो, देखिए सिद्धार्थ ने उन्हें बिना बताए घर छोड़कर चले गए हैं। यशोधरा का कहना है कि अगर वे उस पर विश्वास करते और गृह त्याग की बात बता देते तो वह उन्हें पूरी सहयोग देती। यह सारी बातें वह अपनी सखी से कह रही है। तो देखिए हम लोग अब कविता की ओर बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि कविता में दिया गया है, देखिए यहाँ पे कविता देख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त सखी वे मुझसे कहा कर जाते, कहा तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार पढ़ते चलेंगे और उसकी व्याख्या जानते चलेंगे। तो मैं व्याख्या लिख दिया हूं, तो उसके पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए पहले सखी वे मुझसे कहा कर जाते, कहा तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, पथ बाधा ही पाते। तो इस पंक्ति का मैं जो है व्याख्या लिख दिया हूँ और इसे भी आप विस्तृत रूप दे सकते हैं। इस पंक्ति में नायिका अपनी सखी से कह रही है कि यदि प्रिय जाने से पहले मुझसे कहा कर जाते, मतलब यहाँ पे नायिका कौन है, ये यशोधरा है। यशोधरा मतलब वो अपने सखी से कह रही है, अपनी सखी से कह रही है कि यदि प्रिय जाने से पहले, मतलब प्रिय यहाँ पे कौन है, गौतम बुद्ध से पहले मुझसे कहकर जाते तो क्या वे मुझको अपनी राह में बाधा समझते थे। मतलब यानी उनका मानना है कि क्या गौतम बुद्ध जो ये हैं राजकुमार हैं, वो क्या बाधा मान रहे थे। अगर वो उन्हें शायद वो अपनी सखी से बोल रही है कि शायद उन्हें लग रहा था जैसे कि वो बाधा मानते थे, अगर वो बता देते तो उन्हें नहीं जाने देती। नायिका का यहाँ बताना चाहती है कि उसका प्रेम त्यागमय और स्वतंत्र है और उसने कभी अपने प्रेमी के रास्ते में रोड़ा नहीं बनने का प्रयास किया है। यह पंक्ति प्रेम में स्वाभिमान और निस्वार्थ का प्रतीक है। मतलब कि इसमें स्वाभिमान है और निस्वार्थ, कोई स्वार्थ से प्रेम करे ऐसा नहीं था। उनका प्रेम जो यशोधरा का प्रेम था वो निस्वार्थ था। तो यही वो अपने सखी से बता रही है। देखिए उसके बाद जो है, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। वो उनका मानना है कि वो तो बहुत ही मानते थे। मुझको उन्होंने माना,
मैं मानती हूँ कि वो बहुत मानते थे, फिर भी क्या पूरा पहचान, क्या वो मुझे पूरा पहचान पाए थे, इस विषय में नायिका कहती है, मतलब कि यशोधरा जी कहती है, क्या कहती है यहाँ नायिका कहती है कि प्रिय ने अब उसे सम्मान और महत्व तो दिया, ये नहीं, ये तो बात सही है कि उन्होंने क्या दिया, महत्व दिया, लेकिन उसके व्यक्तित्व और उनके उसके उच्च भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाए, मतलब जितना जो उनको समझना चाहिए था भावना को उन्होंने नहीं समझ पाए। नायिका नायिका के मन में यह पीड़ा है कि उसकी गहराइयों को जानने में प्रिय असफल रहे, मतलब कि उनको पूरी तरह से उनके प्रिय अर्थात गौतम बुद्ध नहीं जान पाए थे। यह प्रेम में अधूरी समझ और आत्म की गहराइयों तक पहुंचने में असमर्थ की व्यक्त करता है, मतलब कि उन्हें व्यक्तित्व कर रहा है कि वो पूरी तरह समझ नहीं पाए, अगर समझ पाते तो उन्हें बता कर जाते कि मैं जा रहा हूं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है नीचे में कहा भी है, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहा कर जाते। देखिए फिर भी उनको एक मन में खटास है कि सखी अगर वो मुझसे कहा कर जाते तो मुझे क्या होता, तो तकलीफ नहीं होता। तो यहाँ देखिए ये तो एक बात है कि कह रहे हैं कि इस पंक्तियों में कहना है कि इस पंक्तियों में नायिका कहती है कि उनसे अपने प्रिय के मन को गहराई से समझा है, लेकिन उनकी बिना कुछ कहे चले जाने से उसे दुख हुआ है, और है वह अपनी सखी से अपने दर्द और असंतोष को साझा करती, मतलब कि दर्द जो उसके मन में है वो अपने सखी से साझा कर रही है कि सखी अगर वो मुझसे कह कर जाते, वे मुझसे कहा कर जाते तो मुझे अच्छा लगता मुझे इतना जो वेदना है वेदना नहीं होता, तो इतना कह रही है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में हबी भेज देते हैं रन में, क्षत्रिय धर्म के छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहा कर जाते। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि मैं स्वयं से सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हम ही भेज देते रन में, छत्र धर्म के नाते सखी वह मुझसे कहा कर जाती। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ कवि ने स्त्री के त्याग को व्यक्त किया, मतलब कि स्त्री जो यशोधरा जी थी उनके त्याग को दर्शाया है कि नायिका अपने प्रिय को रणभूमि के लिए सजाकर स्वयं भेजती, मतलब अनेक रणभूमि में जाना ही था, उनको लग रहा है कि रणभूमि में कहाँ गए नहीं गए, उनको तो पता नहीं था कि मोक्ष की प्राप्ति करने गए हैं या पूजा के लिए गए हैं, तो सजाकर स्वयं भेजती क्योंकि यह उसका कर्तव्य। एक देखिए यहाँ पे क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य बनता है कि वो अपने स्वामी प्रिय को युद्ध में भेजे, तो वो वही यहाँ पे वही बताया गया है क्योंकि यह उनका उसका कर्तव्य है। क्या कर्तव्य, क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य है वो उसे तैयार करे, लड़ाई करते थे, युद्धों में वो भाग लेते थे, तो वही बता रही है कि क्योंकि यह उनका कर्तव्य है, फिर भी वह चाहती है कि उसका प्रिय उसे बता कर जाते, या कर्तव्य और प्रेम के बीच का संघर्ष यहाँ पे जो बताया गया है, कर्तव्य और जो है प्रेम के बीच का संघर्ष को दर्शाया गया है कि किस प्रकार वह कर्तव्य करते हुए जो भी प्रेम है, प्रेम के साथ वो कर्तव्य को निभाती है। ऐसा नहीं कि वो कर्तव्य जो उनका बनता था उस कर्तव्य से वो मुड़ जाती या पीछे हट जाती, वो अपने कर्तव्य को करते हुए अपने प्रेम के बीच संघर्ष को यहाँ पे मैत्री शरण गुप्त जी ने दर्शाया है। तो यहाँ देखते हैं आगे, देखिए यहाँ पे है, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसे अपनाया था त्याग रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यहाँ देखिए यहाँ नायिका मतलब कि यशोधरा जी कह रही है कि अपने भाग्य पर प्रश्न उठाती है, उनको अपने भाग्य पर ही प्रश्न उठा रही है, उसे गर्व है कि उसने अपने प्रिय को स्वीकार किया, लेकिन उनके त्याग का दर्द भी महसूस कर रही है, मतलब कि वो जो त्याग कर चले गए हैं उस दर्द को भी वो क्या करती है, बाखूबी महसूस कर रही है, करती है। यह पंक्ति एक प्रकार व्यथा और आत्ममंथन को दर्शाता है, मतलब कि वो आत्ममंथन क्या कर रही थी, किस प्रकार उसके मन में तरह तरह के विचार जो चल रहे थे उस विषय में इस पंक्ति में
कहा गया है। आत्म मंथन मतलब क्या होता है, स्वयं ही सोच रही है, स्वयं ही कर रही है कि ऐसा करते ऐसा करते। किसको बता रहे हैं, वो नायिका को, अपने सखी को बता रही है कि शायद वो बता के जाते तो मैं इतना जो दुखी हूँ, ये दुखी मुझे नहीं होता, और कहीं ना कहीं मुझे ये शांति रहता है कि वो बता के गए और अच्छे काम करने के लिए गए। लेकिन अभी उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस काम के लिए गई है और वो कहाँ चले गए हैं, ये सब उन्हें पता नहीं है। नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इसने जो आंसू, इनसे जो आंसू बहते, सदा सदा हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यहाँ पे देखिए, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते। ये नयन मतलब आंख, आंखें उन्हें क्या कहता है, निष्ठुर कर रहा है कि किस किस प्रकार है कि थे वो बिना बताए हुए चले गए। पर इनसे जो आंसू बहते, मतलब फिर भी ये नयन उसे निष्ठुर तो कर रहे हैं, उनकी यादें तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी क्या कर रहे हैं, आंसू भी बहा रहे हैं। हृदय से कैसे साथ, हृदय जो मतलब दिल जो है, वो हृदय से महसूस करते हैं कि गए तरस ही खाते, जा रहे थे तो एक बार तरस ही खा जाते कि चलो बता देता हूँ या रुक जाता हूँ, रुके क्यों नहीं। वो सखी में मुझसे क्या कर देते, फिर भी है उन्हें कि ये तब जो करते तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बार ये भी मानना चाहिए, तो उन्हें एक बार तो बताना चाहिए था, कम से कम ये भी बात बतानी चाहिए कि मैं जा रहा हूँ। तो इसी विषय में देखिए मैं लिखा हो, नायिका अपने प्रिय को निष्ठुर कहते हैं क्योंकि वे बिना कहे चले गए, परंतु वह जानती है कि उनके हृदय में भी दया और प्रेम है। उन्हें उन्हें पता है कि भले उनके नायक चले गए हैं, लेकिन उनके हृदय में उनके प्रति, मतलब यशोधरा के प्रति, नायिका के प्रति प्रेम है। प्रेम निश्चल प्रेम है, क्योंकि प्रेम नहीं है तो उन्हें इतना सब कुछ लग रहा है कैसे। उनके हृदय में भी दया और प्रेम है, यह उनकी भावनात्मक गहराई और समझदारी को दर्शाता है। यह पंक्ति के माध्यम से आप कह सकते हैं कि उनमें जो भावना तर्क मन से गहराई से और समझदारी की दर्शाता है कि समझदारी था। गए हैं तो वो गलत रास्ते पर नहीं गए हैं, गए हैं युद्ध में, लेकिन बता के जाना चाहिए था ना उन्हें। ये एक सब सिद्ध कार्य तो सही किया, लेकिन उन्होंने एक बार बताया नहीं कि मैं जा रहा हूं। तो हो सकता था कि मैं देखिए, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुख ना हो इस जन के दुख से, उपलब्ध दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे कह कर जाते। यहाँ देखिए, यहाँ जो है स्पष्ट रूप से कहते हैं, जाए वे सिद्धि पावे वे सुख से, दुख ना हो इस जन के दुख से, मतलब वो सिद्धि पावे, वो मोक्ष की प्राप्ति करे, ये सुखी सुखी हो, उनके साथ भगवान करे कुछ बुरा ना हो, दुख ना हो इस जन के दुख से, मुझसे उसे किसी प्रकार का दुख ना हो, मेरे मन से या मेरे भाग्य के कारण उन्हें दुखी ना पहुंचे। उपलब्ध दूं मैं किस मुख से उन्हें कहो कि आप क्यों चले गए, क्यों शुभकामनाएं दूं। आज भी अधिक बात है, और भी अगर वो जाते बता के तो उसे वो क्या होते, बहुत मुझे भाते, और भी प्रिया प्रिया तो है ऐसे, मुझे जो आज थोड़ा उनमें संदेह संदेह मात्र का तो उनको लेस मात्र का भी नहीं है, फिर भी वो क्या थे, वे जितना बहाते थे, जितना वो प्रेम करते थे, वो उससे और अधिक क्या कर सकते थे, उससे और अधिक वो प्रेम करते। आज अधिक वे बहाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, केवल वो मुझसे बता कर जाते तो और भी अच्छा होता। इस पंक्ति में नायिका अपने प्रिय के विजय और सुख की कामनाएं करते। ऐसा नहीं कि उन्हें लग रहा है कि वो उन्हें क्या मिले, मोक्ष की प्राप्ति ना मिले, सिद्धि ना मिले, उन्हें मिले, बाखूबी मिले, प्रिय विजय हो और उन्हें सिद्धि प्राप्त करने में क्या बोले, मोक्ष की प्राप्ति मिले, सुख की कामनाएं करती, वह अपने दर्द को दबा कर उनके ये शुभ कामनाएं देती है। मतलब ऐसा नहीं कितना कुछ हुआ है तो उन्हें उनके लिए वो क्या करती है, उपलब्ध या शराब देती हो, वो अपने दर्द को दबाती और उन्हें शुभकामनाएं देती कि हे प्रिय तुम गए हो तो तुम्हें क्या मिले, जरूर ही अच्छी रास्ता मिले, आपको क्या मिले, ऐश्वर्य की कीर्ति मिले, सिद्धि प्राप्ति हो, ऐसी सुना। वह यह भी मानते हैं कि इस समय वे उसे और अधिक प्रिय लगते हैं, और उसे लग रहा है इतने होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं उस समय उसको क्या लग रहा है, और भी ज़्यादा प्रिय लग रहे हैं। तो इस विषय में कह रही है। अब देखिए,
गाए लौट लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हीं उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वह मुझसे कहकर जाते। मतलब देखिए यहाँ पे है, अंत में यहाँ पे गया है, गाए वे लौट भी वे आवेंगे। उनको है कि वो हो सकता है कि वो क्या करें, लौट के आ जाए, है ना, लौट के आ जाए। तो उसके बाद भी देखिए क्या कहती है, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, कुछ ऐसा उपहार लाएंगे, है ना, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, मतलब कि रोते हुए मैं क्या करूंगी, उसे पाऊंगी, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहा कर बोल दे कि ठीक है, बताते बताते जाते हैं। देखिए इसका मैं जो बोला क्या हो, तो व्याख्या ऐसे देख सकते हैं, अंत में नायिका आशीर्वाद हो जाती है, आशावादी हो जाती मतलब कि आशा उन्हें विश्वास हो जाता है कि शायद वो आवेंगे, जरूर आवेंगे। उससे विश्वास है कि उसका प्रिय लौट कर आएंगे और उसकी पीड़ा समाप्त होगी। जैसे वो आवेंगे, उससे मिलेंगे, तो उसकी सारी जो दुख दर्द है, गिले शिकवे हैं, सारे के सारे मिट जाएंगे, और उनसे वो क्या करेंगे, उसे पालेंगे, समाप्त हो जाएगा। लेकिन वह फिर भी इस बात को लेकर के खिन्न है, दुख है, उन्हें दुख है मन में कि वे बिना कहे क्यों चले गए। वे बता कर जा सकते थे, अगर बता कर जाते तो इन्हें बहुत ही खुशी मिलती। इतना ही है इस कविता में।